Hello students, the topic of today is effect of conjugation on UV spectra. conjugation का UV स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव होता है वो आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ डाईईन। डाईईन्स मीन्स एल्कीन और कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अब किसी भी कॉन्जुगेशन का किसी मॉलिक्यूल के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात। अब अगर हम नॉर्मल एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको हम अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्स लोअर एनर्जी और हायर वेवलेंथ फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देन अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम की तुलना में लोअर एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी, जबकि अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हायर एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए कि इथाइलिन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 171 नैनोमीटर होता है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू 217 नैनोमीटर होती है। यहाँ इथाइलिन के लिए लोअर वेवलेंथ या हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि ब्यूटाडाइन के लिए हायर वेवलेंथ या हम कह सकते हैं लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर हम एनर्जी और वेवलेंथ की बात करें तो आप जानते हो कि E इक्वल टू होता है एच न्यू और E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमड़ा, क्योंकि न्यू इक्वल टू होगा 1 बाय लेमड़ा। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, इसीलिए अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब यदि किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, मीन्स हायर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, longer will be the wavelength of absorption which can move into the visible region, that is the compound is colored. conjugation increase होगा तो जो वेवलेंथ है वो हायर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ विजिबल एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था और वहाँ आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में
जो सबसे पहले रेडिएशंस आती हैं वो अल्ट्रावायलेट, और जैसे जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके बाद विजिबल रेंज आ जाता है। कॉन्जुगेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट होकर के कंपाउंड को कलर्ड बना देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि विजिबल रीजन में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विब्ग्योर कहते हैं, और इसी के कारण कंपाउंड कलरफुल दिखाई देता है। Further, the conjugation of two chromophores not only produce a bathochromic shift but also increase the intensity of the absorption band. अब यदि हम दो क्रोमोफोर की बात करें जिनमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रोमोफोर का मतलब आप समझ गए ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रोमोफोर द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, या हम उसको कह सकते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप, उसको हमने क्रोमोफोर बोला। तो यदि हम दो क्रोमोफोर की बात करें जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो पैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करते हैं। अब पैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है कि वेवलेंथ का रेड एंड या फिर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, और इसके साथ साथ जो अब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब यहां हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन का, जो सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे कॉन्जुगेशन के साथ साथ जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं, उसके वेवलेंथ या उसके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एल्कीन, जिसके अंतर्गत हम इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो लैम्ब्डा मैक्स होता है वो 171 नैनोमीटर होता है, और इसके मॉलिक्यूल जब लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर इथाइलिन के ये दोनों कार्बन एटम हैं जिनके एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसके वेव फंक्शन को हमने लिखा है psi1 और psi2 से। एक बॉन्डिंग बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। जब ये मॉलिक्यूल लाइट को अब्जॉर्ब करेगा तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और इसी को हम कहते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ आपको एल्कीन के अंतर्गत दो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखा है HOMO और ये है LUMO। HOMO का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि LUMO का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एग्जाम्पल हमने लिया है इथाइलिन का। इथाइलिन चूंकि अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है तो उसके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एक तो पाई बॉन्डिंग और दूसरा पाई एंटी बॉन्डिंग।
इसको हम psi1 वेव फंक्शन और इसको हम psi2 वेव फंक्शन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो psi1 है वो HOMO है और psi2 जो है वो LUMO है। HOMO का मतलब होता है कि वह बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि हाईएस्ट ऑर्बिटल हो और इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड रहता हो। इसका मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग में हाईएस्ट ऑर्बिटल है और जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, इसको हम कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड, LUMO। LUMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से होता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो लोएस्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं LUMO। तो इथाइलिन के केस में HOMO psi1 होगा और LUMO psi2 होगा। यहाँ HOMO और LUMO के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इथाइलिन में जो एनर्जी गैप है वो 164 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है, इसीलिए इसकी लैम्ब्डा मैक्स का मान जो होगा वो 171 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में, जिसमें हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करेंगे। इथाइलिन absorbs at 171 nanometer while butadiene absorbs at 217 nanometer। अब यहाँ आप देखिए कि ब्यूटाडाइन के लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, या हम ये कह दें कि इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसको हम इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, अगर हम सिर्फ डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें दो टाइप के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ हमने दोनों ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया है, ये है इथाइलिन का और ये 1,3-ब्यूटाडाइन का। तो इथाइलिन के केस में केवल दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज psi1 है psi2, एक बॉन्डिंग है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्योंकि डाइन्स में कम से कम 2 डबल बॉन्ड होते हैं जब हम ब्यूटाडाइन की बात करें, तो इसलिए इसमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को हमने psi1 और psi2 से रिप्रेजेंट किया है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को हमने psi3 और psi4 से रिप्रेजेंट किया है। ब्यूटाडाइन में psi2 जो है वो है HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, psi2 है, जबकि psi3 जो है वो है LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे HOMO और LUMO का जो एनर्जी गैप है, जितना एनर्जी गैप होगा उसी के हिसाब से उसी वेवलेंथ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा।
तो ब्यूटाडाइन की केस में लैम्बडा मैक्स का मान होता है 217 नैनोमीटर। अब हम इथाइलिन और ब्यूटाडाइन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए इथाइलिन के केस में पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 1,3 ब्यूटाडाइन के HOMO और LUMO के गैप से ज़्यादा होता है। इथाइलिन में इलेक्ट्रॉन को पाई से पाई स्टार ट्रांसफ़र होने में हायर एनर्जी की आवश्यकता होगी, मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी जो कि 171 नैनोमीटर होती है। 1,3 ब्यूटाडाइन में HOMO और LUMO में एनर्जी गैप कम है, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन का इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि as the conjugation increases, the energy of LUMO decreases while energy of HOMO increases। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता जाता है LUMO की एनर्जी कम होती जाती है और HOMO की एनर्जी बढ़ती जाती है। या हम कह सकते हैं कि HOMO और LUMO के बीच में गैप कम होता जाता है। गैप जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से HOMO से LUMO में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो और ज़्यादा कम होती जाएगी। अब यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हैं तो अनकॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की तुलना में HOMO और LUMO में गैप कम होगा। ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है जबकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। तो जिसमें 2 डबल बॉन्ड है उसमें HOMO और LUMO का जो गैप होगा वो कम होगा। इसी प्रकार से यदि 3 डबल बॉन्ड हैं तो HOMO और LUMO के बीच में गैप और भी कम होता जाएगा और 4 डबल बॉन्ड होंगे तो गैप और भी कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है गैप भी कम होता जाएगा। इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी और लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में HOMO और LUMO का जो गैप है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इथाइलिन है, ये इथाइलिन को रिप्रेजेंट किया है। तो इथाइलिन में एक डबल बॉन्ड होता है तो HOMO और LUMO का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है। फिर हम बात कर रहे हैं ब्यूटाडाइन की, तो ब्यूटाडाइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो ये गैप इथाइलिन की तुलना में कम होगा। और फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेक्सा ट्राईइन की, जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड है तो ये एनर्जी गैप और भी कम हो गया और ये ब्यूटाडाइन से भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से आगे अगर हम ऑक्टा टेट्राइन की बात करें तो उसका एनर्जी गैप और भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी गैप और भी कम होता जाता है। तो इसी को हमने लिखा है कि when 3 double bonds are brought into the conjugation, the energy gap between the LUMO and HOMO becomes smaller and the absorption band shows a further bathochromic shift, means higher wavelength. अब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड स्पेक्ट्रा के अंदर कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एज वेल एज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ फॉर कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स कैन बी कंपेयर्ड। इसी को हमने इस स्पेक्ट्रा को देख करके आप आसानी से समझ पाएंगे कि द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स एंड एप्सिलॉन मैक्स are more for conjugated dienes
एज कंपेयर टू द अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन। देखिए ये बताया हुआ है यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है और ये दोनों बताइए हुए कॉन्जुगेटेड डाइईन और आगे कॉन्जुगेटेड ट्राईईन। तो जब हम इसकी स्पेक्ट्रा को कंपेयर करेंगे तो जो अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स हैं उसके लिए जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है या एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू कॉन्जुगेटेड एल्कीन की तुलना में कम होती है और bathochromic as well as hyperchromic effect observed when the spectrum of conjugated triene is compared to the conjugated diene। ये तो हमने बात की कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की, लेकिन यहाँ पर हमने जब कंपेयर करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन की और कॉन्जुगेटेड ट्राईईन की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम कॉन्जुगेटेड डाइईन से ट्राईईन की तरफ जाएंगे तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट भी नज़र आएगा और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट भी नज़र आएगा। बैथोक्रोमिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लैम्बडा मैक्स में वृद्धि यानी वेवलेंथ का बढ़ना बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, जबकि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है एप्सिलॉन मैक्स का बढ़ना हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो जब हम कॉन्जुगेटेड डाइईन से कॉन्जुगेटेड ट्राईन की तरफ जाते हैं तो या हम उसके स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं तो ये बैथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ग्रेटर इज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट। विथ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन द अब्जॉर्प्शन में इवन शिफ्ट टू द विजिबल रीजन। जो हमने पहले ही इसको समझ लिया कि किस प्रकार से वो विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज द एनर्जी गैप बिटवीन द HOMO एंड LUMO डिक्रीजेस। तो ये पूरा हमने आज पढ़ा है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन UV स्पेक्ट्रा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।